हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं फिर लेके आया हूं 7वां लेक्चर, जो कि रेलवे एनटीपीसी 2025 का सेट प्रैक्टिस यानी रेलवे एनटीपीसी 2025 का सॉल्व पेपर। आज मैं 7वां लेक्चर लेके आया हूं। 100 सवाल टोटल रहेगी और वो भी एक शिफ्ट का, जो कि मॉडल सेट प्रैक्टिस 7वां, जो कि किरण पब्लिकेशन के बुक के द्वारा निकाला गया, उसी लेक्चर का प्रैक्टिस सेट के रूप में आज हम लोग 100 सवाल देखेंगे। आज मेरा यह 7वां लेक्चर। इससे पहले मैंने 6 लेक्चर इसका ऑलरेडी अपलोड कर दिया, नहीं देखे तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके जरूर विजिट कीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग जनरल अवेयरनेस देखेंगे, 40 सवाल, वो भी ज़बरदस्त एकदम सवाल रहेगी जीके जीएस से। और उसके बाद देखेंगे 30 मैथ का और 30 रीजनिंग का, वो भी ज़बरदस्त एक्सप्लेनेशन यानी विश्लेषण के साथ हम लोग पढ़ेंगे। तो प्लीज़ अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहला सवाल हम लोग आते हैं जनरल अवेयरनेस का शानदार सवाल। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स जितना भी है सारे मिक्स्ड है, ठीक है। पहला सवाल हम लोग आते हैं। पहला सवाल बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है। पहला सवाल बोल रहा है कि जफर खान दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस शासक का प्रसिद्ध सेनापति था। बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है। तो याद रखना है, जफर खान जो है वह अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जफर खान जो है वह अलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी शासक जो है, इसी के प्रसिद्ध सेनापति थे। कौन? जफर खान। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। जबरदस्त पॉलिटी का सवाल, जबरदस्त पॉलिटी का सवाल है। याद रखना है, भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो नियुक्ति होती है वह कौन करता है। तो याद रखना है, भारत के महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा इसकी चुनाव होती है। और याद रखना, यह अनुच्छेद 324 के तहत इसका इलेक्शन होता है, ठीक है। इलेक्शन यानी वोट नहीं होती है, डायरेक्ट राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है। शानदार पॉलिटी का सवाल। तो याद रखना, भारतीय अनुच्छेद 94 के तहत जो अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष, वह जो है आपका लोकसभा के उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देता है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही शानदार सवाल, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने किए थे। देख रहे हैं, शानदार जबरदस्त एकदम सवाल है, जबरदस्त सवाल हिस्ट्री का, आधुनिक भारत का। तो याद रखना है, व्योमेश चंद्र बनर्जी। याद रखना है, WC बनर्जी यहाँ दे दिया है कि व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिन्होंने 1875 में 28 दिसंबर 1885 को पहला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम सत्र जो है इन्होंने अध्यक्षता की थी, ठीक है। तो याद रखना है किसका नाम, तो याद रखना है इसका नाम था व्योमेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किस लेखक ने अकबर के दीन इलाही को उनकी मूर्खता का, ना कि बुद्धिमत्ता का स्मारक कहा है। बहुत ही शानदार सवाल। तो याद रखना है किसे कहा है। तो ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 2 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, विंसेंट स्मिथ। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। विंसेंट स्मिथ जो है, यह लेखक ने अकबर के दीन इलाही को उनकी मूर्खता और ना कि बुद्धिमत्ता का स्मारक कहा है। किसने? विंसेंट स्मिथ ने। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र पारिस्थितिकीय अति क्रियाशील स्थल यानी हॉटस्पॉट माना जाता है। तो याद रखना है, पश्चिमी घाट, वेस्टर्न जो घाट है इसे कहा जाता है बहुत ही शानदार पारिस्थितिकी तंत्र और क्रियाशील स्थल यानी हॉटस्पॉट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। 7वां नंबर सवाल, ब्यूफर्ट स्केल यानी पैमाना, ब्यूफर्ट पैमाना जो है यह क्या मापता है। बहुत ही शानदार सवाल। तो याद रखना, ब्यूफर्ट जो पैमाना है यह मापती है आपका हवा की गति। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हवा की गति, जो समुद्री हवाएं होती है उसकी गति जो है ब्यूफर्ट स्केल के द्वारा मापी जाती है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, कठोपनिषद के नचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच कुछ बातचीत दर्ज है। निम्नलिखित में से कौन सा देवता नचिकेता से बात कर रहा था। तो कौन कर रहा था। तो यार ना भगवान यम। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, भगवान
यम यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 9 नंबर सवाल आते हैं। ठीक है, प्रकृति में पानी का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? शानदार सवाल। तो यार अपना प्रकृति में जो सबसे पानी जो शुद्ध होती है वह वर्षा का जल होती है, वर्षा का जल। ठीक है, टपकने से पहले ही बहुत ही शानदार शुद्ध होती है। हालांकि वर्षा का पहला पानी, बरसात सीजन का पहला पानी वो अम्लीय होती है, वो सबसे खतरनाक पानी, लेकिन जब पानी गिरते रहता है तो सबसे शुद्ध पानी ही गिरता है उसके बाद। ठीक है, याद रखना बरसात का पानी, हाँ यही बरसात का पानी ज़मीन से टच कर जाए या कहीं छत के टच कर जाए या कहीं बर्तन में, उसके बाद गंदा हो सकता है, लेकिन जो टपकने से पहले जो है सबसे शुद्ध पानी होती है प्रकृति का। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, ऊर्जा का वह कौन सा स्रोत है जो सबसे कम भूमंडलीय तापमान बढ़ाता है? तो सबसे कम अगर कोई भूमंडलीय तापमान बढ़ाता है तो वह कोयला तो बहुत ज़्यादा बढ़ाती है, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, ये तीनों बढ़ाता है, लेकिन भूतापीय ऊर्जा बहुत ही कम भूमंडलीय ताप को बढ़ाता है, क्योंकि यह जमीन के नीचे से ही मतलब इसकी तापमान में ऊर्जा की वृद्धि होती है, इसीलिए यह इसमें जो है कम ऊर्जा की वृद्धि होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, तारामंडल या सप्तऋषि को पश्चिमी निवासी किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना यह जो है बिग डिपर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस पुस्तक को समाजवाद का बाइबिल कहा जाता है? बहुत ही जबरदस्त सवाल, बहुत ही शानदार सवाल, ये जो है ना बहुत ही शानदार सवाल है। तो याद रखना है यह जो कहा जाता है वह दास कैपिटल बुक जो है यह कार्ल मार्क्स ने 1867 ईस्वी में इसे प्रकाशित किया था। ठीक है, किसने? कार्ल मार्क्स ने। इसी को कहा गया था समाजवाद का बाइबल, दास कैपिटल को। ठीक है, बहुत ही जबरदस्त सवाल, एकदम जहन में याद रखना है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 13 नंबर, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपलब्धि के लिए दिया जाता है? तो याद रखना यह जो है ना फिल्म इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग आते हैं, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? बहुत ही जबरदस्त सवाल, और देखा जाए तो इकोनॉमिक्स का बहुत ही शानदार सवाल है यह। ठीक है, तो भारत का जो हरित क्रांति के जनक है उसका नाम था MS स्वामीनाथन। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और वर्ल्ड का नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, भारत का क्या नाम है? MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, निम्नलिखित में से कौन दाता परमाणु नहीं है? यानी कौन जो है दाता नहीं, मतलब किसी को उसका इलेक्ट्रॉन होती है वह साझा नहीं करता, किसी को देता नहीं है, बल्कि खुद ले सकता नहीं, देता नहीं है। तो ऑप्शन के आधार पर देखा जाए तो एल्युमिनियम। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, सुभाष चंद्र बोस निम्नलिखित में से किस पार्टी की स्थापना किया था? जबरदस्त सवाल हिस्ट्री का। तो यार ना फॉरवर्ड ब्लॉक, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक बहुत ही ज़्यादा सवाल यह पूछा जाता है। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक जो है इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस की जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से मतभेद हो गई थी, उसके बाद ही यह फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। सिंगापुर और जापान बहुत सारे देशों में यह यात्रा होने के बाद। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक। 0 डिग्री केल्विन किसके बराबर होती है? शानदार सवाल। तो याद रखना -273 डिग्री सेल्सियस के बराबर। ठीक है, -273 डिग्री सेल्सियस के बराबर होती है 0 डिग्री केल्विन। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर सवाल, भारत में 1936 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या था? बहुत ही जबरदस्त सवाल, बहुत ही शानदार सवाल है, क्योंकि यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था, उसका नाम था हेली राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एकदम जहन में याद रखना, बहुत ही जबरदस्त सवाल बता रहे हैं। भारत का सवाल बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है कि भारत का सबसे पहला जो नेशनल पार्क है वह उसका नाम क्या था? तो याद रखना हेली नेशनल पार्क। ठीक है, कहाँ स्थित है? तो याद रखना यह इसे जो है वर्तमान में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अब तो बता सकते हैं कहाँ है? यूके यानी यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड। ठीक है, भारत के एकदम खूबसूरत जगह उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। उसका पुराना नाम हेली राष्ट्रीय उद्यान था, जो कि 1936 में स्थापित हुई थी और भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर सवाल, रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने में निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है?
तो याद रखना है रक्त में अगर हीमोग्लोबिन बनाना है तो शरीर में आयरन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, शरीर का आयरन का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आयरन को Fe से लिखते हैं और इसका परमाणु संख्या 26 है, याद रखना है। इसका परमाणु भार 55 यानी 55 पॉइंट समथिंग कुछ होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, हिग्स बोसॉन शब्द का संबंध किससे है? तो याद रखना हिग्स बोसॉन शब्द का संबंध गॉड पार्टिकल से है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, हिग्स बोसॉन। ठीक है, हिग्स बोसॉन कण जो है भौतिकी की मानक मॉडल का एक प्रारंभिक कण है। इसके वैज्ञानिक जो है गॉड पार्टिकल के रूप में निर्दिष्ट किया था। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गॉड पार्टिकल। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल 21 नंबर, संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? बहुत ही जबरदस्त सवाल। संस्थाएं और संघ बनाने का जो अधिकार है वह किस अधिकार के आधार पर है? यह जो है अनुच्छेद 19 के क में लिखा गया है कि केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता के अधिकार के लिए लड़ने के लिए आपको संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार अनुच्छेद 19(1) के तहत दी गई है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि ओजोन छेद जो है इससे क्या तात्पर्य है, मतलब यह क्या होती है? तो यह जो है ना एक समताप मंडल में एक स्थित परत है, वह भी हवा का परत है। इसी को ओजोन परत कहा जाता है, जो कि अल्ट्रावायलेट किरण यानी परावैंगनिक किरण जो है सूरज से निकलती है और पृथ्वी में आने से अगर कोई रोकती है तो वो उसका नाम है ओजोन परत, जो कि समताप मंडल में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ का दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही जबरदस्त सवाल है। तो याद रखना 24 अक्टूबर 1948, ये डेट याद रखना है। 24 अक्टूबर 1948 को जो है यह संयुक्त राष्ट्र महासभा के चार्टर के तहत जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 था। ठीक है, 48 से यह मनाया जाने लगा, शुरुआत हुई है 45 में इसकी स्थापना हुई है यूएनओ की। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग आते हैं। ठीक है, देखिए मिलान बहुत ही जबरदस्त सवाल है। मिलान यहाँ करना है कि इंद्रावती जो बाघ अभ्यारण्य है वह कहाँ स्थित है? तो याद रखना यह छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है, दूसरा बता रहा है पेरियार, पेरियार कहाँ है? तो याद रखना पेरियार जो है आपका केरल में स्थित है। पेरियार जो है आपका केरल में स्थित है। सिमलीपाल यह जो है उड़ीसा में स्थित है और बांदीपुर यह जो है कर्नाटक में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। 4 3 2 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इंद्रावती छत्तीसगढ़, पेरियार केरल, सिमलीपाल उड़ीसा, बांदीपुर बन्नेरघट्टा ये सारे जो है कर्नाटक में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ जबरदस्त आंसर हो जाएगा। कौन सा संयंत्र पदार्थ तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? कौन सा जो संयंत्र है जो तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मानता है? तो याद है जैसे ही तरल यानी पानी जैसे ही आ जाएगा आपको हाइग्रोमीटर बेहिसक मतलब आंसर मार देना है। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है? तो यह रखना है जो कंडक्टर होती है ना वह जो है अनुप्रस्थ भाग के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, जस्ट उसका उल्टा होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल 27 नंबर, पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं और उन्हें परावर्तित कर देते हैं। तो याद रखना किसे परावर्तित कर देते हैं? तो प्रोटीन को। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रोटीन को जो है परावर्तित कर देती है और इसी परावर्तित प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? नाइट्रीकरण कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, हवा में परागन को क्या कहा जाता है? शानदार सवाल। हवा में जो परागन है उसे क्या कहा जाता है? यार ना वायु परागन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल 29 नंबर, युवा जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है, किसके द्वारा यह प्रारंभ की गई थी? तो याद रखना यह दिल्ली पुलिस के द्वारा प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। करंट अफेयर का जबरदस्त सवाल है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? बहुत ही शानदार सवाल। तो यार में केसर सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर में प्रोडक्शन होती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बहुत ही शानदार राइट आंसर हो जाएगा। केसर जो होती है जबरदस्त खेती जम्मू कश्मीर क्षेत्र में होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 31 नंबर सवाल,
सत्रिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है? सत्रिया जो है वह आसाम राज्य की शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसाम राज्य की शास्त्रीय नृत्य है। इस शास्त्रीय नृत्य को 2000 ईस्वी में जो है इसे शास्त्रीय नृत्य के रूप में घोषित किया गया था। ठीक है, सत्रिया कहाँ की? आसाम की। नेक्स्ट आते भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित कहाँ की गई थी? बहुत ही जबरदस्त सवाल। तो यार में भारत का प्रथम जो उर्वरक संयंत्र स्थापित की गई थी वह सिंदरी धनबाद झारखंड में की गई थी। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि यह फिलहाल वर्तमान में भी बंद है, लेकिन यह जो है भारत की प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थित है कहाँ? सिंदरी धनबाद झारखंड में। सब तो ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। 1951 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला सवाल आता है 33rd नंबर सवाल। किसी तत्व के समस्थानिक से क्या तात्पर्य है? यानी समस्थानिक किसको बोला जाता है? तो याद रखना है समस्थानिक में जो है उस तत्व को कहा जाता है जिसके परमाणु संख्या समान हो। बहुत ही शानदार सवाल है। आइसोटोप, ठीक है, समस्थानिक किसे कहा जाता है? तो याद रखना है उस तत्व को कहा जाता है जिसके परमाणु संख्या समान हो। आइसोबार किसे कहा जाता है? यानी समभारिक किसे कहा जाता है? तो जिसके परमाणु द्रव्यमान, यहाँ संख्या नहीं यहाँ द्रव्यमान आ जाता, यहाँ द्रव्यमान जिसमें संख्या बराबर हो उसी को कहा जाता है समभारिक, और समस्थानिक परमाणु संख्या समान हो। ठीक है, चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी? तो गुरुमुखी लिपि की शुरुआत जो है गुरु अंगद देव ने शुरुआत की थी। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गुरु अंगद देव के द्वारा ही गुरुमुखी लिपि की शुरुआत हुई थी। यह बहुत ही जबरदस्त सवाल है, जहन में याद रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, गुरु अंगद देव। अगला सवाल 35 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा अपरद को सरल अकार्बनिक पदार्थों में निम्नीकृत कर सकता है? तो सरल अपरद को सरल अकार्बनिक पदार्थों को निम्नीकृत करने का बहुत ही बहुमूल्य अगर योगदान किसी का है तो वह है कवक एंजाइम। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? जबरदस्त सवाल। तो याद रखना थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन की बहुत ही जबरदस्त इसकी आवश्यकता पड़ती है। आयोडीन ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आयोडीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग थायरोक्सिन से संबंधित है आयोडीन। चलिए अगला सवाल। गलगंड नामक बीमारी होती है इसकी कमी से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत के प्रथम सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ था? सहकारी आंदोलन जो है वह किस क्षेत्र में हुई थी, किस क्षेत्र के अंतर्गत हुई थी? यानी कृषि ऋण के अंतर्गत हुई थी सहकारी आंदोलन। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 38 नंबर। नीमू बाजगो नामक बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? बहुत ही जबरदस्त। निम्मू बाजगो जो है नामक बांध निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर स्थित है? तो यह रखना सिंधु नदी। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्मू बाजगो यह बांध जो आपका सिंधु नदी में स्थित है। जबरदस्त सवाल है, बहुत ही बेसिक सवाल है। यह सवाल हम भी पहली बार देख रहे हैं। ठीक है, निम्मू बाजगो नामक बांध जो है ना आपका सिंधु नदी में बनी हुई है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 39 नंबर। निम्नलिखित किसी वस्तु का कीमत में वृद्धि क्या अभिप्रेरित होती है? किसी वस्तु का कीमत में वृद्धि क्या अभिप्रेरित होती है? तो यह अपना मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं वेब ब्राउजर में वेब पेजों को प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से उत्तरदायित्व होते हैं? तो याद रखना यह जो होते हैं रनिंग इंजन होती है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 40 सवाल हम लोग जीके, जीएस और करंट अफेयर से संबंधित सवाल, कंप्यूटर से संबंधित सवाल देख लिए। अब हम लोग देखेंगे मैथमेटिक्स। ठीक है, और वो भी जबरदस्त एक्सप्लेनेशन, बहुत ही शानदार। अब सोचिए 30 सवाल मैथ रहेगा, 30 सवाल रीजनिंग की रहेगी, तो वहाँ से आपको 30 चैप्टर रिवीजन होने वाला है। तो सोचिए कितना फ़ायदा होने वाली है। ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है, रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम होने वाली है, ग्रुप डी का फॉर्म भी आज से डाला जा रहा है। तो प्लीज़ अंत तक जरूर जुड़ लीजिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाली है। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि हमारे इस क्लास मॉनिटर फैमिली में आपका जोरदार स्वागत रहेगा। चलिए पहला सवाल हम लोग मैथमेटिक्स का आते हैं। 30 सवाल देखेंगे। एक नाव की धारा जो है आपका 35 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 35
दूरी बटे समय ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद वही धारा के प्रतिकूल 7 घंटे में समय तय करता है, यानी फिर वही 7 घंटे में तय करता है। ठीक है, अब जो है शांत जल में नाव की चाल क्या हो जाएगी, तो शांत जल में आपकी जो नाव की चाल है वह क्या हो जाएगी। तो शांत जल में नाव की चाल क्या हो जाएगी, तो इस दोनों को जोड़ के, सबसे पहले इस दोनों को जोड़ देना, एकदम शॉर्ट ट्रिक्स बता रहे हैं। तो 7 दूनी 14 हो गया, इधर हो गया 2 7 30, 7 5 35, 2 7 14 मतलब 7 हो गया, तो 7 5 35, 3 बचा, 7 21 बाय 7 7 से कटाना, हाँ ठीक, 7 5 35, 3 बचा, 7 21 और 24, 245 इधर हो गया, प्लस 7 दूनी तो 35 दूनी 70, तो 245 और 70 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 और 0 5 हो गया। ठीक है, 7 और 4 11 हो गया, और इधर हो गया आपका 2 और 1 3, 31 5। ठीक है, बटे 14 हो गया, 14 से उसको भाग देंगे तो 14 दूनी 28 हो जाएगी। ठीक है, 14 दूनी 28 हो जाएगी। उसके बाद कितना बचा, 28 29 30 31 3, फिर 35, तो 14 दूनी 28, फिर हो गया आपका 14 दूनी 28। ठीक है, उसके बाद कितना हो गया 28, और उधर 2 और इधर 5, 2 7 बच गया, यानी अगर 0 लिखेंगे तो यहाँ पॉइंट बिठाना पड़ेगा। तो 14 चौक 56। ठीक है, 14 चौक 56, 14 5 80, 14 चौक 4 4 16, 14 छौक 14 चौके होगा 56, और ये हो गया आपका 14 5 70। हाँ ठीक है, तो ये हो गया आपका 14 चौक 56, 14 5 70। अब इसको 2 से भाग दे देना, बस हो गया 11.2 समथिंग कुछ होगा, 11.2। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए 11.25 है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, बहुत ही शानदार सवाल, इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, इसको सॉरी ये दोनों ए मानेंगे, ये दोनों बी मानेंगे, ये ए बी हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है बिल्कुल, बट है नीचे क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब है। ठीक है, अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होती है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस ए बी होती है। ठीक है, और ऊपर में ऑलरेडी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है, तो ये वाला कट गया, बचेगा सिर्फ ऊपर में 1 बटे ए प्लस बी, 1 बटे ए किसको माने हैं 375, बी किसको माने हैं तो 125, दोनों को जोड़ देंगे तो 500, यानी 1 बटे 500 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, चलिए जबरदस्त सवाल है। एक सुबह वदेही अपने घर से कार्यालय साइकिल से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गई, लेकिन बहुत अधिक यातायात करने की वापसी में 10 किलोमीटर प्रति घंटा रही। दो तरफा यात्रा में उसकी औसत चाल क्या थी, औसत चाल यानी 2x y बटे x प्लस वाई होती है। तो 2x का मान कितना है, तो x तो फर्स्ट वाला मान लेंगे जिस स्पीड से गया, y कितना है तो जिस स्पीड से आया, और दोनों को गया आया दोनों को जोड़ देंगे तो नीचे में 25 हो जाएगा। तो 5 तिया ऊपर में 5 5 हो गया, 5 दूनी हो गया, ये 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, मतलब 12 किलोमीटर प्रति घंटा इसका औसत हो गया। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, निम्नलिखित में से विकल्पों में कौन सा गलत सूत्र है। तो गलत सूत्र अगर देखा जाए तो सबसे पहले बता रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा इजक्वल टू 1, ये तो सही है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इजिकल टू 1, ये भी सही है। सेक स्क्वायर थीटा प्लस नहीं कॉस स्क्वायर, ये गलत बता, ये गलत जा रहा है। ठीक है, सेक स्क्वायर और 10 होती है तो ये सही है। तीसरा वाला जो है आपका गलत हो जाएगा, यानी 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 800 रुपये का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश की जाती है, तो 2 वर्षों के अर्जित ब्याज पर जो है आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, 800 लिखना हमें। ठीक है, 800 पी इंटू 10% यानी 110 बटे 100, यानी 110 कितना हो जाएगा 110 बटे 100, 0 0 कट गया यानी 11 बटे 10, के बार है 2 साल तो 2 बार लिख देंगे। ये 2 0 ये 2 0 कट गया, 11 गुना 11 121 गुना 8, तो ये हो गया 8 एकम 8 8 दूनी 16, एक बचा 8 एकम 8 9, 968, टोटल कितना था 800, अभी कितना है 968, कितना ज़्यादा हो गया 168, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
4 यानी ये जो है ब्याज है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 13/18 एवं 2/3 के बीच में क्या अंतर है? बस दोनों को घटा दो। 13/18 माइनस 2/3, एलसीएम कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। अरे ये इधर हो गया 18 में एक बार में तो 13 एकम 13, 3 का पहाड़ा 18, 6 बार में तो 6 दूनी 12, तो 1/18 राइट आंसर हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा अगला सवाल, 20 संख्याओं का औसत 32 है। पहले 20 और 32 को गुना कर लेना है, ठीक है। तो 32 दूनी 64 यानी 640 हो गया। और 29 और 31 को हटा दिया गया, तो 29 और 31 को पहले जोड़ लेते हैं, कितना हो गया? तो याद रखना ये जो होता है आपका 60 हो गया। तो 60 इसमें घटा देंगे तो 580 हो गया। 580 अब बोल रहा है, तो नया औसत क्या हो जाएगा? तो 2 को घटने के बाद जो है आपका 20 संख्या में कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा, ठीक है। तो 18 से 580 को जो है आपका 18 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? लगभग 32.22 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, एक रेखिक समीकरण 5x प्लस 4x प्लस 5y माइनस 6। अच्छा, तो रेखिक समीकरण को जोड़ी हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है? a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हमको करना है, ठीक है। देखते हैं बराबर हो रहा है कि नॉट इक्वल टू हो रहा है। तो a1 कितना है? 4, तो 4, b1 कितना है? 16, सॉरी a2, ठीक है, a2 कितना है? 16 नीचे वाला। उसके बाद b1 5, b2 कितना है? 20 माइनस 6 20, ठीक है, माइनस 6 हो गया और ये हो गया आपका 20। ये कट गया, 4 एकम 4, 4 40 16, मतलब 1/4, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 1/4, मतलब दोनों बराबर है। ये 6 नहीं कटेगा, मतलब तीसरा वाला बराबर नहीं है। यानी अगर तीसरा वाला बराबर नहीं रहेगा, ठीक है, फर्स्ट वाला और सेकंड वाला दोनों बराबर है, तीसरा वाला अगर नहीं बराबर रहेगा तो इसको क्या मानना है? इसको जो है इसमें कोई हल नहीं होगी, ठीक है, ये हल समाप्त हो जाएगा, इसलिए इसका मान 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रिवीजन हो रही होगी, ये हमें पूरा विश्वास है, ठीक है। तो प्लीज़ अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। एकदम समय बहुत कम है और ये सिर्फ प्रैक्टिस सेट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप सोचिए 30 सवाल यानी 30 चैप्टर आपका रिवीजन हो रही है। तो प्लीज़ जुड़े रहिएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस आकृति में दिखाए गए वृत्त की प्रत्येक पर विचार करें, जो स्थिति इस पर विकल्प में सही बता रहा होगा। तो सही बता रहा होगा, सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें ढूंढना है, इतना तक कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है? कोण AQC दिया है बराबर कोण APB, ठीक है। AQC और APB दिया है, ये दोनों का मान कितना है? 90 डिग्री, ठीक है, यहाँ तक तो सही है। अब इस आधार पर, इसीलिए ये क्या हो गया? AC देखा जाए तो AC बराबर हो जाएगा AB, AC बराबर AB, ये दोनों क्या है? AC जो है ना, AB ये हो गया आपका व्यास, यानी कोण QCA ये वाला कोण बराबर कोण PBA यानी ये वाला कोण, दोनों बराबर हो जाएगा, ये तो डेफिनेटली। इस आधार पर इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं? QC समानांतर हो गया PB के बराबर, ठीक है। तो ये हो गया QC समानांतर PB, यानी ऑप्शन नंबर 1 ही राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 1 QC बराबर समानांतर PB, मतलब 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 50 नंबर सवाल आते हैं। ए त्रिभुज है, त्रिभुज DEF, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर बोल रहा है E एक समकोण है, यदि MF इजिकल टू 30 डिग्री, यानी ये है आपका 30 डिग्री, उसके बाद ये आपका 90 डिग्री हो गया, क्योंकि समकोण बता रहा है यानी 90 डिग्री, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? तो 30 और 90 कितना हो गया? 120, तो बच गया 180 में 120 तो 60, डी डेफिनेटली 60 ही होगा। अब यहाँ पर बोल रहा है cos D माइनस 1/√2 इसका मान क्या हो जाएगा? तो cos D यानी cos 60, D का मान कितना है? 60, तो cos 60 का मान क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा, ठीक है। cos 60 का मान क्या हो जाएगा? 1/2 माइनस 1/√2, यहाँ दिया है तो 1/√2 हो जाएगा।
इसको दोनों को एलसीएम लेंगे तो 2√2 हो जाएगा। तो ये हो गया 2 कट गया, इधर हो गया √2 माइनस ये हो गया आपका √2 कट जाएगा तो ये हो गया 2। तो √2 माइनस 2 बटे √2, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 में तो यही दिया गया है, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चलिए अगला सवाल बहुत ही इजी सवाल है, बहुत ही ज़बरदस्त। 4 का क्यूब क्या होता है? √64, 4 4 16 16 चौक 64। 15 का जो स्क्वायर दिया गया है उसका कितना है? तो याद रखना है 225 हो जाएगा, ठीक है। और इसी का क्यूब से हमें निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये दोनों को जोड़ देना। तो कितना हो जाएगा? 289 हो जाएगा, ठीक है। 289 इसका हो जाएगा, इसी का हमें क्यूब से देखना है। तो 289 जो है इसका आपका किसका क्यूब है? तो याद रखना यह जो होती है वह 4913 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका क्यूब क्या हो जाएगा? 4913 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, क्योंकि ये जो है आपका किसका स्क्वायर है पहले रूट में खोजेंगे, तो ये जो है आपका ना ये क्यूब यहाँ नहीं है, ये क्यूब यहाँ है। तो पहले अंडर रूट में खोजेंगे, अंडर रूट में खोजना पड़ेगा। तो अंडर रूट ये 289 17 का हो जाएगा और इसका क्यूब क्या हो गया? 4913, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं। एक टंकी को पानी से भरने के लिए 2 पंप लगे हुए हैं। चलिए यहाँ तक तो ठीक है। अब इसमें से पहला जो 8 घंटे में, दूसरा 10 घंटे में भरता है और एक साथ खोलकर 4 घंटे तक इसको चलाया जाता है, ठीक है। 4 घंटे तक अगर चलाया गया तो टंकी कितना पानी जो है भर देगा? तो 4 बटे ये 8 घंटे में भरता, ये 4 घंटा, ये 10 घंटे में भरता। एलसीएम हो जाएगा आपका 80, ये 8 दाहें 80 यानी 40 हो गया, ये 8 चौक 32 हो गया। तो 40 और 32 हो जाएगा आपका 72 बटे 80 हो जाएगा, यानी 72 बटे 80 यानी 9 8 ही 72 और 8 9 72 हो जाएगा, 8 दाहें 80। तो 9 बटे 10 ये लोग भर देगा। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, एक ठेकेदार ने एक काम को 92 दिनों में पूरा करने का ठेका लिया, ठीक है। चलिए 92 दिन में पूरा करने का ठेका लिया। अब वो बोल रहा है कि 110 आदमी नियुक्त किया गया। अब 92 दिन में ख़त्म करना है तो 110 आदमी, लेकिन 48 दिन के बाद, यानी टोटल 48 दिन काम हुआ, ठीक है। और कितना आदमी लगा था? 110 आदमी। 48 दिन बाद जो है 3/5 ही काम हुआ। तो ये हो गया आपका 48 दिन, 110 आदमी, 3/5 काम किया, ठीक है। यहाँ तक बराबर बचा कितना आदमी? तो 44 आदमी बच गया, क्योंकि 48 और 44 कितना था? 92। तो ये 44 आदमी बच गया। अब बोल रहा है कि वह कितने आदमी को हटा देगा, यानी कितना आदमी ही काम करेगा, बाकी जो है वह काम खत्म हो जाए। तो बाकी कितना बचा? 3/5 खत्म हो गया, तो बचा कितना? तो ये 3 में 5 में 3 गया तो 2/5 बच गया, ठीक है। ये 5 कट जाएगा, ठीक है। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा 11 चौक 44 कट जाएगा, ये 4 12 12 में 48 हो जाएगा, एगो यहाँ 0 है ये है, तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा? इधर कितना बचा? 12, इधर मेरा 2 है, 12 दूनी 24, इधर से काटे, देखिए 48 गुना 110 बटे 3/5, ये 5 ऊपर ले जाते हैं, बराबर 44। और कितना दिन काम करेगा लास्ट नहीं पता, वो जो करेगा 2/5 करेगा, बाकी सब बचा हुआ काम, ठीक है। अब इसी को हम लोग हल कर देते हैं। तो 44 गुना 3 हो जाएगा, इधर ये 5 कट जाएगा, ठीक है। ये 44 कटेगा, 11 चौक 44 और 11 एकम 11, यानी यहाँ 10 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कुछ नहीं तो x, तो 4x और इधर x, तो 4x गुना 3 मतलब 12x इजिकल टू, इधर हुआ 10 गुना 48 गुना 2, तो 48 दूनी 96 और एगो 0, ठीक है। चलिए तो 12 8
12×7=84, 12×8=96, यानी x इजकल टू 8 निकला। x इजकल टू कितना निकला? 8। तो बोल रहा है कि 12×8=96, अगर जीरो था 80 हो जाएगा। x इजकल टू 80 निकला। तो 80 जो निकला वह आपका कितना निकला? तो टोटल काम कितना हुआ था? 110 आदमियों के आधार पर, ठीक है। तो 110 आदमी टोटल लगवा था और 80 आदमी इधर लग गया, तो टोटल बच गया कितना? 180 से घटा देंगे तो 30 इधर लग जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और जो है आपका वह 30 दिनों में काम खत्म हो जाएगा। तो 80, 110 में 80 घटा देंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं। एक घनाकार कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे बड़ी छड़ की लंबाई 35√3 है, वही है ना, मीटर है। घनाकार कमरे के भीतर समा सकने वाले सबसे बड़े गोलक का पृष्ठ क्षेत्रफल वर्ग मीटर में हमें ज्ञात करना है। बहुत इजी सवाल है। सबसे पहले घनाकार कमरे का विकर्ण जो होती है वह होती है क्या? तो √3 गुना भुजा, और इसका मान भी दे दिया 35√3। ये 35 कट जाएगा तो a इजकल टू क्या हो गया? 35। ये √3 कट जाएगा, a इजकल टू 35 हो गया। अब a इजकल टू अगर 35 है तो गोलक का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 4πr²। गोलक का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 4πr²। तो 4 की जगह 4 लिखेंगे, पाई का मान 22/7, और r अभी हम लोग निकाले कितना? a हो जाएगा आपका 35, तो उसका आधा हो जाएगा 35/2 इंटू 35/2, ठीक है। तो अब इसी को काट देना, तो 7 5 35 हो गया। ये 2 11 बार में और ये 2 बार में, यानी इधर हो गया 11 दूनी 22 इंटू 35 इंटू 5 हो गया। अगर हम लोग सबको गुना कर देंगे तो 3850 हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। तो 3850 कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं बहुत ही शानदार। खुदरा व्यापारी को माल बेचते समय एक कंपनी उसके उत्पादों के अंकित मूल्य पर 30% का छूट देता है, ठीक है। मतलब 100 अगर शुरुआत थी तो 30% छूट देने के बाद कितना बचा? 70। यदि खुदरा व्यापारी उत्पादों के अंकित मूल्य पर बेचता तो क्या प्रतिशत का लाभ होता? तो इसमें क्या लाभ होती है? अगर इसी आधार पर बेचते तो अंतर कितना है? 30, ठीक है। और किससे कम हो जा रहा है? तो आपका 70 से, तो 30/70 इंटू 100 परसेंटेज के लिए तो 1010, यानी 300/7 हो जाएगा। तो 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 6 बचा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 42.6/7 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं। एक व्यापारी एक वस्तु को बेचने के लिए 35% और 15% की क्रमिक छूट देता और उसे जो है 476 रुपये मिला, तो उसका अंकित मूल्य क्या है? सबसे पहले मूल्य क्या था? नहीं पता। 30% का छूट दिया यानी 70/100। 65% का छूट, सॉरी 15% का छूट दिया यानी 85/100 इजिकल टू 476 हो गया, ठीक है यहाँ तक। अब ये जो है इसको काट देते हैं, 1 0 1 0, ये हो गया आपका 17, ये हो गया आपका 20, कट गया। अब 476 उधर है, ये 20 और 1 0 यानी 200 ऊपर चल जाएगा और ये 17 गुना 7 इधर आ जाएगा, ठीक है। अब ये 7 जो है आपका कटेगा, 7 छक 42 और बचा कितना? 5 6 7 8 56 68 हो गया। और 17 चौक 68 होता है, तो 2 चौके 8 और 2 के 0 यानी 800। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। एक टीवी पर 5% छूट देने के बाद 10% का लाभ होता है। बहुत ही शानदार सवाल है, ठीक है। तो अगर हम टीवी पर 5% का छूट दे रहे हैं तो 10% का लाभ हो रही है। यदि टीवी का अंकित मूल्य 2640 रुपये तो टीवी का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। माना कि क्रय मूल्य x है, ठीक है। तो अगर क्रय मूल्य x है तो इस पर 10% का लाभ हो रही है यानी 110/100, ठीक है। ये बराबर हो जाएगा किसके बराबर? जब हम इस पर 5% का छूट देंगे, यानी किस पर 5% का छूट देंगे तो बराबर हो जाएगा, तो 2640 जो अंकित मूल्य है ना उस पर हम छूट देंगे, ठीक है। हमेशा छूट अंकित मूल्य पर होती है, तो 2640 है, इस पर जो छूट देंगे यानी 5% छूट यानी 100 से 5 घटाएंगे तो 95/100 हो जाएगा।
ठीक है। चलिए, तो इसके बराबर हो जाएगा, तो ये 2 जीरो, ये 2 जीरो कट गया, ये 110 नीचे आ जाएगा, और ये जीरो और ये जीरो कट गया। 11 दूनी 22, 11 चौक 44, यानी 24 गुना 95 कितना हो गया 2280। राइट आंसर हो जाएगा 2280। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा और बहुत ही ईजी सा तरीके से हम बता दे रहे हैं, तो प्लीज़ अंत तक जरूर जुड़िए। ऐसे ही एकदम बेसिक सवाल रहेगा, बहुत ही ज़्यादा टफ रेलवे में एग्जाम नहीं पूछती है। अगर आपको बेसिक में आप अगर धुरंधर हैं तो आपको कहीं भी रेलवे की अधिकारी बनने में, रेलवे की कर्मचारी बनने में कोई नहीं रोक सकता। ये हमारी कामना भी रहेगी, ये हमारी मेहनत भी रहेगी, तो प्लीज़ जुड़े रहिएगा। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और इसके महत्तम समर्थक 4 है, तो इनका लघुत्तम समर्थक क्या हो जाए, तो महत्तम समर्थक से डायरेक्ट इसको गुना कर दो अनुपात में, तो 4 तिया 12, 4 4 16, ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 48। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक साइकिल सवार दूसरे दिन 70 किलोमीटर साइकिल चलाने के बाद देखता है कि पहले 2 दिनों में उसकी द्वारा चली गई दूरी जो है ना अनुपात 4:5 था। यदि वह तीसरे दिन 42 किलोमीटर चला, दूरी तय किया, तो तीसरे दिन और पहले दिन की चली गई दूरी ज्ञात करना है। देखिए, बहुत ही इजी सवाल है। सबसे पहले यहाँ क्या किया, सबसे पहले क्या है, तो जो 70 4 बट्टे, हाँ ये तो बहुत इजी है। पहले दिन कितना तय किया 4:5 के आधार पर, तो 4:4/5 लिख सकते हैं, और टोटल कितना था 70, इसको 70 से भाग देंगे, तो ये 14 5 70, 14 यानी 14 चौक 56 हो गया। पहला अनुपात ये हो गया आपका 56 शुरू, और दूसरा वाला कितना बच गया था, तीसरा वाला कितना बच रहा था 42। ठीक है, तो 56 और 42 हो जाएगा, तो तीसरा और दूसरा 42:56 हो जाएगा, यानी किससे काटेंगे 6 7 नहीं 7 छौक 42 और 7 8 56, मतलब 3:4 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, बहुत ही इजी सवाल। ए 7 में से 5 बार सच बोलता है और बी जो है 9 में से 8 बार सच बोलता है। इसकी क्या प्रायिकता होगी, देखिए प्रायिकता से इस सवाल जरूर पूछेगा। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह एक ही तथ्य को कहने में एक दूसरे को खंडन करता है। बहुत ही इजी सवाल है। ठीक है, सबसे पहले क्या किया, ए जो है ना आपको 5 कितना सच बोल रहा था 5/7। ठीक है, उसके बाद बी जो है आपका कितना सच बोल रहा था, अच्छा 5/7 सच बोल रहा था, झूठ कितना बोल रहा था, इसको घटा देंगे तो 2/7 हो जाएगा। बी जो है आपका कितना सच बोल रहा था, तो याद रखना बी जो है आपका 8/9 सच बोल रहा था, तो झूठ कितना बोल रहा था 1/9। ठीक है, अब इसी को क्रॉस हम लोग गुना कर देना। सबसे पहले 5 गुना 7 और 1/9 गुना करता है ना। ठीक है, बहुत ईजी सवाल है। 5/7 इंटू क्रॉस 1/9 और दोनों को जोड़ देना है, फिर इसका क्रॉस 8/9 गुना 2/7। ठीक है, तो ये हो गया आपका कितना, तो याद रखना इसी को गुना अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 एकम 5 9 7 63, यानी 5/63 प्लस ये हो गया आपका 8 दूनी 16/9 7 63, तो एलसीएम लेंगे 63 का 63 हो जाएगा और 16 और 5 21 हो जाएगी। 21 दिया 63, यानी 1/3 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर। बहुत ही इजी सवाल था, बहुत ही ज़्यादा, मतलब ये सवाल देख के हम लोग को भले ही डर लगता है लेकिन बहुत ईजी है। ठीक है, ऐसे ही सवाल बनेगी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल। 10 मदों का औसत संख्या 80 है, तो सबसे पहले 10 को 80 से गुना कर देना, तो कितना हो गया 800। जब एक मद 50 की जगह 60 गिन लिया गया था, यानी कितना ज़्यादा गिना था 10 ज़्यादा गिना था, तो 10 इसमें घटा देंगे, कितना हो जाएगा 790। तो सही औसत क्या था, सही औसत यानी फिर 10 से भाग देंगे, तो 79 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, एक आदमी ने एक घोड़ा और एक वाहन 40,000 रुपये में खरीदा। पहले को 10% लाभ पर, फिर वाहन को 5% की हानि पर। 10% लाभ यानी 110, 5% हानि यानी 95, और दोनों में कितना प्रतिशत का लाभ हो रहा था 101 का। इसका अंतर ढूंढेंगे 6, इसका अंतर ढूंढेंगे 9, ये हो गया आपका 3, सॉरी ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 3, यानी 2:3, 2:3। तो याद रखना लाभ अगर ढूंढना है तो सबसे पहले वाला लाभ यानी 2 और टोटल है 5, और टोटल का कितना में खरीदा था 40,000 में, तो ये हो गया 5 8 40, 8 दूनी 16,000। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, ज़बरदस्त सवाल है, बहुत ईजी सवाल, ज़्यादा टफ हमें सवाल को नहीं करना है। ठीक है, 1 रुपये में 40 वस्तुएं बेचकर एक आदमी को 4% का हानि हुआ। ठीक है, तो 4% का हानि यानी 1/4 हानि बट्टे मतलब 96/100 हो जाएगा। तो 96 को नीचे लिखेंगे और उससे नीचे 100, तो 100 को डायरेक्ट ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका 4 25 बार में, तो 25/96 हो गए। चलिए यहाँ तक तो सही है। जब मेरा 4% की हानि हो रही थी 1 रुपये 4 बेचने के बाद, तो इतना हो गया 25/96। अब बोल रहा है कि 3 वस्तुओं का क्रय मूल्य के आधार पर देखा जाए, तो इसमें जो है 25 बच गया था। 25 तो हमें बेचने के आधार पर मिला था ना, 25 जो हमें मिला था, तो उसमें 25 में 100 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 75/96 हो जाएगा। ठीक है, ये तो मेरा क्रय मूल्य निकल गया। अब 75/96 हो गया आपका, तो ये हो गया आपका 75, और फिर हमें ये 75, हाँ अब इसको हमें अंतर कर देना है 1 का। ठीक है, इसको हमें अंतर कर देना है, तो 1 से घटा देंगे तो 96 माइनस 75 कितना हो जाएगा, 21/96 हो जाएगा। ठीक है, 21/96 यानी इसको काट देंगे अगर, तो 3 7 21 और 3 दूनी 6, 3 3 9 3 दूनी 6, मतलब 7/32। तो ये 7/32 क्या हुआ, मेरा लाभ निकला। कैसे लाभ निकला, क्योंकि इसको हम लोग घटा दिए थे टोटल क्रय मूल्य से, तो टोटल मेरा 7/32 मेरा लाभ निकला। 7/32 है ना, हाँ 7/32। और लाभ प्रतिशत हमें निकालना, देखिए लाभ प्रतिशत हमें ढूंढने बोल रहा है, प्रतिशत ऑप्शन में है। तो लाभ प्रतिशत इक्वल टू क्या होती है, लाभ जो मिला है वो लाभ बट्टे 75/96, क्योंकि बेसिक मेरा यही था 75/96, और परसेंटेज के लिए 100 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये नीचे वाला सबसे ऊपर से गुना होगा और ये बीच वाला बीच से। तो इधर अब हम लोग गुना करेंगे तो 7 गुना 96 हो गया, और इधर हो गया आपका 32 गुना 75 हो गया इंटू 100। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग काट रहे हैं तो काट सकते हैं 3, ये 3 दूनी 6 3 3 9, ये 3 बार में कटेगा। ठीक है, ये 3 बार में कटेगा, 3 दूनी 6 3 5 15, 25 चौक, और ये 7 चौक 28, 28 राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही ईजी सवाल, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 28। चलिए नेक्स्ट आते हैं। एक वस्तु 10% की हानि पर बेची गई, यदि उसे 90 रुपये अधिक पर बेचा जाता तो 5% का लाभ होता है। सबसे पहले एक्स का 105% लाभ यानी 105/100 माइनस कर देते, वही एक्स का 10% की हानि पर बेचते यानी 90/100। तो कितना का हानि, कितना हानि होता, तो 90 रुपये अधिक में बेचना पड़ता था। इसको एलसीएम लेंगे 100, 105 में 90 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 15x इजिकल टू 90 हो गया। तो ये 15 छक 90 और 2 गो 0, 600। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, दूध की कीमत 20% बढ़ गई है, व्यय को उतना ही रखने के लिए वर्तमान में उपभोग की गई कितना प्रतिशत की कमी करना पड़ेगा। तो 20% की वृद्धि यानी 20 बटे वृद्धि यानी 120 नीचे लिखेंगे, इंटू परसेंटेज के लिए 100, 1010 ये हो गया आपका 200/12 हो गया। ठीक है, 200/12 यानी अगर इसको हम लोग भाग देंगे तो ये हो गया कि 16.2/3 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी सवाल। चलिए नेक्स्ट आते हैं, एक गाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक विशिष्ट दूरी 290 मिनट में तय करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, दूरी जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चल रही है, 210 मिनट में तय कर रहा है, तो दूरी निकालना पड़ेगा। दूरी का यहाँ कमी है, तो दूरी बराबर क्या होती है, चाल गुना समय। चाल करना है 60, समय कितना है 210, 210 को 210 मिनट में है, घंटा में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, तो घंटा में 210 को 60 में से भाग देंगे तो 1010, ये हो गया 3 7 21 3 दूनी यानी 7/2 हो गया। तो ये 2 से कट गया आपका 30 बार में, तो 3 दूनी 7 21 यानी 210 किलोमीटर टोटल की दूरी हो गया। ठीक है, टोटल की दूरी हो गया 210 किलोमीटर। अब हमें चलना है 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ठीक है, तो कितना समय लगा, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी मेरा निकल गया 210/80 निकल गया ना। अब 210/80 हो गया तो 1010 कट गया, 21/8 यानी 8 दूनी 16, 5/8, 2 पूर्णांक 8/5 घंटा राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल 67 नंबर। एक राशि किसी दर पर साधारण ब्याज में 2 वर्ष के लिए उधार लिया गया, यदि वह 3% अधिक दर से उधार लेता वह 300 रुपया ज़्यादा उसको लाभ मिलती। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 300 रुपये अधिक मिलते। अच्छा, साधारण ब्याज 2 वर्ष के लिए, यदि 3% अधिक उधार लिया होता तो 300 रुपया अधिक मिलता। तो ये देखते हैं, सबसे पहले P इंटू, अगर हम R लेते दर से और 2 साल के लिए, वो जो ब्याज था फिर माइनस कर देंगे वही P, और R अगर हम बढ़ा देंगे तो R+3 इंटू वही टाइम, इसको 100 से भाग देंगे तो ये दोनों का अंतर कितना है 300। ये नीचे एलसीएम लेंगे तो 100 हो गया, ये हो गया 2PR माइनस इसको इससे गुना करेंगे तो 2PR, ये भी हो जाएगा प्लस प्लस माइनस माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस, तो ये हो गया आपका 2 और ये 3 दूनी 6, 3 दूनी 6P। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया 2PR प्लस प्लस कट गया, ये 6P इजिकल टू हो गया आपका, ये हो गया 3, 1 2 3 4, 30,000, ये प्लस ही रहेगा, प्लस है। ठीक है, तो ये अब क्या हो गया 6 5 30, 5,000 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, संख्याओं का माध्यिका ज्ञात करना। सबसे पहले माध्यिका ज्ञात करने के लिए ना हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आरोही क्रम में व्यस्त करना पड़ेगा। तो सबसे छोटा कौन है, 25 है, फिर 27 है, फिर 29 है, फिर 30 32 है, फिर 33 है और 35 है। ठीक है, आरोही क्रम में हम सजा लिए। अब हमें केगो है 1 2 3 4 5 6 7 यानी n बराबर कितना है 7। माध्यिका ज्ञात करने के लिए n+1/2 होती है, यानी 7 + 1/2 होती है। तो 7 + 8/2 यानी चौथा नंबर कौन है, चौथा नंबर 30 है। तो 30 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 30 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चलिए और 2 सवाल, वो भी पाई चार्ट का सवाल, बहुत ही ज़बरदस्त सवाल रहेगी। 69 का, इस अवधि के दौरान औसत उत्पादन को देखकर उन वर्षों की संख्या ज्ञात करना है जिनमें उत्पादन औसत से अधिक है। ठीक है, औसत से अधिक है, किसमें सबसे ज़्यादा औसत से अधिक हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा, टोटल को पहले हम लोग को जोड़ना पड़ेगा। 1240, 1085, 720, 1640, 1240, 1345 और 1560, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा टोटल मेरा 8837 हो जाएगा। और टोटल संख्या के 7 गो है, मतलब 7 से भाग देंगे। ठीक है, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 छक 42, 7 दूनी 14, इतना हो गया 1262। अब 1262 के आसपास कौन है, वो 2003 है। 1262 से अधिक कौन है ये पूछ रहा है, तो एगो 2003 हो जाएगा। ठीक है, 2005 भी हो जाएगा 1262 से अधिक, और 2006 भी हो जाएगा, यानी 3 गो है जो कि 12 उसका औसत टोटल एवरेज से ज़्यादा है। ठीक है, ज़्यादा ही पूछ रहा है, देखिए यहाँ ज़्यादा ही पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा ही पूछ रहा है, तो 3, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, इस अवधि के दौरान उत्पादन में अधिक ह्रास जो है दर क्या था, अधिक ह्रास का दर क्या था। देखिए, अधिक ह्रास सबसे ज़्यादा किसमें हुआ है, तो देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो है आपका 2003 में था, 1640 था, और 2004 में कितना हो गया 1240, यानी कितना अंतर है 400 का। इससे इतना ज़्यादा है अंतर इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, किसी में नहीं है, मतलब सबसे ज़्यादा ह्रास हुई है 2004 में। तो 400 का हरासमेंट है। अब हरासमेंट अगर 400 है तो किस बेसिक से हुआ है, 1640 से, तो उसको नीचे रखेंगे और परसेंटेज के लिए 100 लिख देना है। 1 0 1 0 कट गया, 4 4 16, 4 एकम 4, यानी ये मेरा हो गया आपका ये हो गया 4000/140 हो जाएगा। ठीक है, इसको भाग देंगे तो लगभग कितना हो जाएगा, 24.4 हो जाएगा। ठीक है, 24.4 हो जाएगा, ये मेरा 2004 वाला। अगला बोल रहा है, और बोल रहा है क्या, इस अवधि के दौरान
24.4 ऑप्शन नंबर 1 ही तो आ गया, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चलिए 30 सवाल हम लोग जबरदस्त एक्सप्लेनेशन के साथ, मैथ हम लोग देख लिए, रीजनिंग का वैसे ही एकदम जबरदस्त एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले बोल रहा है कि कथन और कारण दे दिया है, कथन और कारण हमें पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले बोल रहा है कि एक्स देश, कोई भी एक देश है, पिछले 5 सालों में अपने कच्चे तेल का आयात 6% की कमी कर दिया। तो देश एक्स में ऑटोमोबाइल उद्योग ने इस वर्ष अपने विकास मार्जिन में 13% की तीव्र गिरावट देखी थी। अगर ऑटोमोबाइल उद्योग में गिरावट आई है तो 6% की कमी डेफिनेटली होगी, दोनों सही है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, दिए गए विकल्पों में कौन जो है असत्य है, मतलब असंगत है, चारों में से जो है ना कौन सा अलग है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं, सब में एक चीज दिख रहा है क्या, सब में स्वर, इसमें भी है, इसमें भी स्वर है, इसमें भी स्वर, इसमें स्वर नहीं है, यानी वॉवेल इसमें नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, चलिए अगला सवाल आते हैं हम लोग, एक जो है 10 मीटर आगे चलकर 10 मीटर दाहिने की ओर लेता है, ठीक है, 10 मीटर आगे चलकर 10 मीटर दाहिने लेता है। अब किधर जा रहा नहीं पता, तो यहां से मानते हैं 10 मीटर इधर गया, 10 मीटर दाहिने लिया, बाद में हर वक्त बाईं ओर घूमते हुए वह क्रमशः 5 बाएं ओर घुमा, यानी 5, फिर 15, फिर बाईं ओर घुरा 15, ठीक है, और फिर बाएं मुड़ा और 15, ठीक। अब बोल रहा आरंभिक बिंदु से कितना दूरी पर है। अगर यहाँ से शुरुआत किया था तो ये मेरा हो गया आपका 10 और 5 15, तो ये टोटल 15 है। ये मेरा हो गया टोटल 15 और ये कितना है 10, तो 15 में 10 घटा देंगे तो ये 5 हो जाएगा ना, यहाँ भी तो 5 हो जाएगा, तो 5 मीटर, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चलिए जीमोलेनिया का मतलब है फेयर वार्निंग, ठीक है, इसका मतलब रिपोर्ट कार्ड गैलेक्ट्री और वेदर रिपोर्ट, ठीक है, और फेयर वेदर का मतलब क्या हो जाएगा, जबरदस्त सवाल है। चलिए तो इसका मतलब हो जाएगा जीमोलिनिया, तो जीमो का मतलब क्या हो जाएगा, जीमो का मतलब फेयर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अच्छा गैरी का मतलब यहाँ फर्स्ट में तो रिपोर्ट हो जाएगा, तो यहाँ अगर गैरी है तो फिक्स से यहाँ रिपोर्ट हो गया, तो वेदर का मतलब क्या हो गया, गीला हो गया, तो वेदर का मतलब एक तो गीला हो गया, ठीक है, एक वेदर का मतलब गीला हो गया। अब फेयर का मतलब क्या है, फेयर का मतलब जीमो हो गया, फर्स्ट वाला दिया था ना, तो जीमो गीला, जीमो गीला कहाँ है, तो देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 1 ही सही है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, निम्नलिखित व्यवस्था का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के आधार पर उत्तर देना है। ऊपरी श्रृंखला में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसके तुरंत पहले व्यंजन है और तुरंत बाद एक चिन्ह है, तुरंत पहले एक व्यंजन है और तुरंत बाद एक चिन्ह है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ देखिए, तुरंत पहले एक व्यंजन है, तुरंत बाद एक चिन्ह है, ये वाला एगो है, उसके बाद कहाँ है, तुरंत पहले बीच में एक संख्या है, तुरंत पहले एक व्यंजन और बाद में एक प्रतीक, ये भी है, ठीक है, 2 गो है, और दिख रहा है। ऊपरी संख्या में ऐसी कितनी संख्या है जिसके तुरंत पहले व्यंजन और तुरंत बाद, 2 गो तो मिला था, तुरंत पहले एक व्यंजन और तुरंत बाद एक चिन्ह, तो 2 गो है, 2 गो तो ऑप्शन नहीं है, तुरंत बाद एक चिन्ह और कहीं है क्या, नहीं है, तो 2 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन 22 से 18वें घटक के बाईं और छठा स्थान पर है, तो 22 से 18वें, 22 से 18वें कौन हो जाएगा, बाईस से 18वां घटक के बाईं ओर गिनते हैं,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अच्छा टोटल घटा दो ना, टोटल 22 से 18 जाना है और हमें फिर 22 ही जाना है, मतलब फिर उसी में 12 घटा दो, कितना हो गया छठा 12 ना, वही बोल रहा है ना, बाईं ओर से 18वें घटक के बाईं ओर छठा। अच्छा टोटल 12 18 जाना है हमें बाईं ओर और फिर छठा ही बाईं ओर जाना है, तो उसी सेम सेम रहेगा तो घटा देना है, तो कितना हो गया 12वां नंबर का क्यों हो जाएगा, तो 12वां नंबर तो अभी हम लोग गिने 8 हो जाएगा, तो 8 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, कथन दिया गया, ठीक है, हवा ऊर्जा का एक अच्छे स्रोत है और उसे एरोजनरेटर बिजली में परिवर्तित कर सकता है, जबकि इस क्षेत्र में बहुत कुछ नहीं हुआ है। सर्वेक्षण बताते हैं कि हवा को वैकल्पिक ऊर्जा का स्रोत बनाने की विपुल संभावनाएं हैं। तो यह जो है, अब ये कथन दिया गया, अब निष्कर्ष क्या बोल रहा है, निष्कर्ष देखते हैं, ठीक है। निष्कर्ष बोल रहा है कि हवा से ऊर्जा जो है अपेक्षाकृत नया उभरता है, ये तो सही बात है। एरो जनरेशन के क्षेत्र में ज़्यादा अन्वेषण कर ऊर्जा संकट का सामना किया जा सकता है, ये भी सही है, यानी दोनों सही है, कथन के आधार पर दोनों सही है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चलिए SUWY को LPTX कहा है, ठीक है। तो सबसे पहले SUWY को क्या लिखा, LPTX, ऐसे ही लिख लेना है। अब हमें यहाँ देखना है XY, एक बढ़ा एक घटा था, TST UVW 3, यहाँ एक PQRSTUV 5, LMNO PQRS 7, ठीक है, ऐसे ही है। तो PRTV में भी वैसे ही कर देना, PRTV में भी वैसे ही कर देना। सबसे पहले हमें क्या लिखेंगे, यहाँ U लिखेंगे तब ना, STU, उसके बाद V हो जाएगा, उसी प्रकार X, उसके बाद Y था, ठीक है। TUVW यानी 3 बढ़ रहा था, तो कितना लिखेंगे, तो बिल्कुल Q लिखेंगे तब ना, PQRST हो जाएगा, UQ, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद M लिखेंगे तब ना, 5वां नंबर में ये हो जाएगा MNOPQR हो जाएगा 5वां नंबर में। उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा, तो उसके बाद I लिखना पड़ेगा तब ना, 7वां नंबर में P हो जाएगा IMQU। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल 79, BCDE को DFHH कहा, तो FGHI को क्या बोलेंगे। 79 बहुत ही शानदार सवाल। सबसे पहले क्या किया, B को D बनाया, यानी BCD एक बड़ा, CDEF DEFGH EFGH, हाँ ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या किया, BCD एक बढ़ रहा था, अगर एक बढ़ रहा है CDEF तो 2 बढ़ रहा है, DEFG तो 3 बढ़ रहा है, EFG तो 2 बढ़ रहा है। देखिए अल्टरनेट भी हो सकता है यहाँ पर, फिर से देखते हैं। B को D बनाया, तो B यानी 2 गुना किया, 2 दूनी 2 गुना, ठीक है, 2 गुना किया। B को D बनाया तो 2 गुना किया, B 2 में है D 4 में, तो 2 गुना हो गया ना। C को क्या किया, C को F बनाया, यानी ABCDEF 3 जोड़ा। अब D को H बनाया, तो D को H बनाया, यानी D अगर 4 में है तो H 8 चल गया, यानी इसको भी 2 गुना बनाया, यानी 4 दूनी 8। फिर E को H बनाया, E से H बन गया, E से कितना बढ़ा, 3 बढ़ गया। अच्छा यही सिनेरियो चल रहा है, ठीक है। 2 गुना 2 फिर 3 फिर 4 गुना 2 फिर 3। अब H से हम लोग 2 गुना 2 करेंगे, तो H कितना है 6, तो 6 गुना 2 12, तो 12 किसका होता है L। बहुत टफ है ये, ठीक है, बस खाली समझ जाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जी में 3 बढ़ेगा, तो GHIJ
ठीक है। फिर एच, एच कितना 8, फिर उसी का दुगुना कर देंगे तो 8 दूनी 16, 16 किसका होता है पी का। फिर आई, आई में 3 जोड़ देंगे तो कितना होगा एल, एल जे पी एल कहाँ है तो ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा, एल जे पी एल ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, कौन जो है एक विषम संख्या है, कौन आपका एक विषम संख्या हो जाएगा। तो देखा जाए तो 1001 विषम संख्या है। ठीक है, 1001 विषम संख्या है, यही एक पूर्ण जो है आपका घन संख्या है, बाकी सब अलग अलग संख्या। नेक्स्ट आते हैं 20 को 20 22 27, इसमें कितना अंतर है 2 का, इसमें 5 का, इसमें 10, इसमें 17। ठीक है, यहाँ तो पता नहीं चल रहा। अच्छा, इसका अंतर ढूंढते हैं 3, इसका 5, इसमें 7। अच्छा, अभाज्य संख्या, तो डेफिनेटली अगला क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या नहीं दिया है। अभाज्य संख्या रहता तो शुरुआत में 2 रहता, यानी विषम संख्या दिया तो फिक्स है यहाँ 9 हो जाएगा। तो 17 में 9 जोड़ देंगे तो 26, और 26 में 54 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 80, 80 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 7 13 27 53, 7 फिर 13 फिर 27 और 53 कर दिया, तो 7 दूनी 14 और एक घटा दिया ना, 13 दूनी 26 एक जोड़ दिया, 27 दूनी 54, बस वही किया, वही सही सही। 7 दूनी 14 एक घटाया, 13 दूनी 26 एक जोड़ दिया, 27 दूनी 54 एक घटाया, और 53 दूनी 106 और एक जोड़ देगा 107, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं EGIK को FILO कहा। ठीक है, तो इसमें क्या लगेगा, E से F बन गया, GHI, IJKL, KLMNO। अच्छा, सब में E से F यानी 1 जुड़ा, G से I यानी 2 जुड़ा, IJKL 3 जुड़ा, KLMNO 4 जुड़ा, सब में 1 2 3 4 जुड़ा। तो F का क्या होगा, F के बाद क्या होता है, F के बाद G होता है। ठीक है, HIJ हो जाएगा, तो GJ ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, JKLM हो जाएगा, LMNOP हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4 जुड़ रहा था। चलिए अगला सवाल, कौन शब्द जो है नहीं बनाया जा सकता है। सबसे पहले देखें तो ई रिपेयर AIR बिल्कुल रिपेयर बनाया जा सकता है, रिमांड MANDRE ये भी है बिल्कुल बनाया जा सकता है, मैदान MAIDAN ये भी बनाया जा सकता है, MU कहीं नहीं है तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 3 यू कहीं नहीं है तो म्यूडेन नहीं बनेगा, मंडन क्या है वो नहीं बनेगा। चलिए, एक व्यक्ति पूर्व की ओर 2 किलोमीटर गया और बाएं मुड़ गया, फिर 2 किलोमीटर गया और अंत में वह पुनः बाएं मुड़ा, फिर 2 किलोमीटर गया। अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है, किस दिशा की ओर जा रहा है, पश्चिम, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक तस्वीर की इशारा करते हुए प्रीति ने कहा कि इसके पिताजी मेरे पिता के इकलौते पुत्र यानी मेरे भाई के इकलौते पुत्र उसके उसके पिता है, उसके के पिता है, उसके के पिता है। ठीक है, तो बताएं कि तस्वीर उसके के पिता है। अच्छा, ठीक 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 है, ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है कि इसके पिता, इसके जो पिता है ना वह मेरे पिता एकलौते पुत्र यानी इसके पिता ये बच्चा का पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र है यानी मेरा भाई है, उसी का बेटा है या बेटी है। तो इसका क्या बोलेगा, ये इसका भतीजा या भतीजी बोलेगा, यही बोलेगा ना। तो ऑप्शन तो नहीं है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, भाई भतीजा हो जाएगा, नेफ्यू। अगला सवाल, सुधीर मिथिलेश और संजय से बड़ा है। सुधीर जो है ना आपका मिथिलेश, सुधीर मिथिलेश और संजय से बड़ा है, तो ऊपर में लिख दिया। विनोद ललन से बड़ा है किंतु मदन से छोटा है। विनोद जो है ना आपका ललन से बड़ा है लेकिन मदन से छोटा है। ठीक है, तो मदन को सबसे ऊपर में लिखेंगे। सुधीर ललन से छोटा है, सुधीर जो है ना आपका ललन से छोटा है। ठीक है, तो ठीक है नीचे लिखे। तो बताए कि सबसे बड़ा कौन है, मदन, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित शब्दों के समुदाय में से समुदाय से भिन्न है, मतलब ये चारों में से कौन एक अलग है, यही पूछ रहा। तो जल, वायु, गैसोलीन ये सारे प्राकृतिक है। सीमेंट अलग है, सीमेंट जो है ना आपका अन्य शब्दों से अलग है, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। लड़कों की एक कतार में प्रदीप जो है बाएं से 7वें स्थान पर है।
प्रदीप जो है बाएं से 7वें स्थान पर, प्रदीप बाएं से 7वें स्थान पर। मनोज उसी कतार में दाएं से 9वें स्थान पर, मनोज उसी कतार पे दाएं से 9वें स्थान पर। यदि उन दोनों के बीच में 5 लड़के हैं तो बताएं कि कुल कितना लड़का होगा। इधर 9, इधर 7, 16 और इधर 5 टोटल, तो 16 5 21 हो गया, 21 हो जाएगा। ठीक है, तो 21 हो जाएगा, तो 21 तो यहाँ नहीं दिया है, 21 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं निम्नलिखित में से, निम्नलिखित शब्दों से अर्थपूर्ण क्रम कौन सा हो जाएगा। सबसे पहले दही, घी, दूध, गाय क्या बनता है। तो सबसे पहले तो डेफिनेटली जो है गाय होती है, पहले गाय बनेगी, गाय रहेगी। उसके बाद जो हमें गाय को हम लोग घास देंगे। ठीक है, गाय को हम लोग घास देंगे। ठीक है, गाय को घास देंगे। घास के बाद हमें वह दूध देगी, मतलब दूध देगी, चौथा नंबर। उसके बाद दूध के बाद क्या देगा, दही देगा, दही बनेगा दूध से, फिर घी बनेगा, लास्ट में घी बनेगा। यानी गाय कितना नंबर है, 5 नंबर। फिर घास कितना नंबर, 2 नंबर, 5 2। दूध कितना नंबर में है, चौथा नंबर, 5 2 4। दही कितना, 1 और ये 3, 5 2 4 1 3। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल, निश्चित कूट भाषा को कॉम्पैक्ट शब्द को DQNRBS लिखा तो सोनी को इतना कहा, मोटोरोला को क्या लिखेंगे। इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो C के बाद D हुआ, OPQ 1 बढ़ा, MN तुरंत बढ़ गया। अच्छा, बहुत ईजी है। C के बाद D बढ़ा यानी 1 जुड़ा, OPQ 2 जुड़ा, MN 1 जुड़ा, 2 जुड़ा, 1 जुड़ा, 2 जुड़ा, ST 1 जुड़ा, OPQ 2 जुड़ा, ऐसे ही जुड़ा, तो MN हो जाएगा, 1 जुड़ेगा, OPQ 2 जुड़ेगा, NQ। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 2 1 2 जोड़ते रहेंगे तो 3 वाला आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, क्रॉस को 66 कहा, चार्ट को 90 कहा, तो सिंबल को कितना कहा जाएगा। शानदार सवाल है। सबसे पहले सबका जो अल्फ़ाबेटिकल नंबर है उसको जोड़ लेते हैं। क्रॉस सी कितना नंबर में आता है, 3 18, आर जो है 18 नंबर में, ओ जो है 15 नंबर में, एस टी 19 नंबर में, 19 नंबर में। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको जोड़ देंगे, तो 19 गुना 19 40 मान लेते हैं, 15, ये तो 66 से ज़्यादा हो जा रहा। अगर 19 को जोड़ेंगे तो ये उधर से 8वां नंबर में आ जा रहा है, उल्टा तरफ से बाईं ओर से। अल्फ़ाबेटिकल को अगर नंबर बदल दे तो बाईं ओर से 8वां नंबर में, इसके हिसाब से देखता है। और ये तो हो जाएगा 12 नंबर में। ठीक है, 15 वाला 12 हो जाएगा, ये 18 वाला फिर 9 हो जाएगा, और ये 3 वाला 24 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सबको जोड़ेंगे अब। सबको अगर जोड़ेंगे तो सबको जोड़ने के बाद 61 आ जा रहा है, और 5 को संख्या 5 जोड़ देंगे तो 66 आ जा रहा है। ठीक है, सही जा रहा है। बस यही हम लोग को देखना, आगे चार्ट में भी यही हो जाएगा। तो सिंबल को हम लोग देखेंगे, तो सिंबल का आधार पे क्या हो जाएगा, सिंबल का होता है सिंबल का S, यानी उसका भी 8 हो जाएगा, 18 का 8। ठीक है, उसके बाद YZ, लास्ट में लास्ट तरफ से 2 आ रहा है। उसके बाद इधर हो जाएगा आपका M, 13 होती है तो उधर से 14 हो जाएगा। उसके बाद B, इधर 2 है तो उसका उल्टा जस्ट 25 हो जाएगा। उसके बाद O 15 है तो इधर से हो जाएगा 12, L हो जाएगा आपका फिर 15। सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 76। और कई को संख्या 1 2 3 4 5 6 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 60 6 12 और 82। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 93 नंबर सवाल। R को 5 लिखा, L को 1 लिखा, N को 6 लिखा, T को 2 लिखा, U को 8 लिखा, F को 3 लिखा, S को 4 लिखा, तो T को 9 लिखा, G को 7 लिखा। तो इसको किस आधार पर लिखा जाएगा। फोर में क्या लिखे थे, S, 4 का S लिखे थे तो सबसे पहले S लिखेंगे, फिर 2 T लिखे थे, उसके बाद 5
5 का आर लिखा है, उसके बाद 9 का आई लिखा है, STRI, ऑप्शन नंबर 3 देखिए राइट आंसर हो जाएगा STRI। उसके बाद ING हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित जानकारी को ध्यान में पढ़ें और नीचे दी गई प्रश्न को आधार पे उत्तर देना। PQRST मित्र हैं और वे अलग अलग कारों में बैठे हुए, जैसे मारुति, फॉक्सवैगन, जगुआर, पोर्श और रोनाल्ड में उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, इन कारों का रंग जो है नीला, सफ़ेद, लाल और हरा है, काला हरा है। जरूरी नहीं कि इसी क्रम में। सबसे पहले P के पास रोनाल्ड कार है लेकिन हरा नहीं है। अगर हम लिखेंगे P के पास, P के पास रेनाल्ट है लेकिन वह हरा नहीं है। ठीक है, तो P के पास फिक्स है, रेनाल्ट ही है, कार का रेनाल्ट है। Q के पास लाल रंग की पोर्श है, Q के पास जो है ना लाल रंग की पोर्श है, तो P कलर हो जाएगा, कार हो जाएगा पोर्श, और ये हो जाएगा रेड कलर का। उसके बाद बोल रहा है R के पास नीली कार है, R के पास नीली कार है, R के पास कार खाली नीले दे दिया, नीली कार। उसके बाद T के पास एक काली कार है। ठीक है, T के पास एक काली कार है, यानी इसका कलर खाली दे दिया ब्लैक। ठीक है, उसके बाद जो ना तो फॉक्सवैगन है और ना ही जगुआर, तो यानी फॉक्सवैगन या जगुआर जो हो गया आपका, या तो R के पास है या S के पास है। ठीक है, तो मान लेते हैं R के पास जगुआर हो गया और इसके पास फॉक्सवैगन हो गया। ठीक है, तो बचेगा सिर्फ मारुति, वही T के पास हो जाएगा, मारुति। ठीक है, अब बोल रहा है कि रोनाल्ड जिसके पास हरा कार है वो फॉक्सवैगन का उपयोग कर रहे हैं। तो अगर हरा कार वाला फॉक्सवैगन है तो फॉक्सवैगन किसको माने थे, क्योंकि नीला कार वाला तो ऑलरेडी कार नीला हो गया था, उसी को जगुआर था। फॉक्सवैगन ये क्या हो जाएगा, हरा कलर बचेगा। हाँ, तो अब बोल रहा है कि रेनाल्ट रंग जो है क्या है, रेनाल्ट रंग क्या है, तो रेनाल्ट रंग जो है आपका बचेगा कौन कलर, रेड हो गया, नीला हो गया, हरा, ब्लैक सब हो गया, तो सिर्फ ऑप्शन के आधार पर सफ़ेद बच जा रहा। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सफ़ेद वो जिक्र नहीं किया गया था। चलिए अगला सवाल, बॉडमास का बहुत ही ज़बरदस्त सवाल। सबसे पहले 45, ठीक है, अब 45 को गुना है, तो गुना को भागा कर दिया 9, भागा को प्लस कर दिया 12, ठीक है, माइनस को गुना कर दिया 5 और प्लस को माइनस कर दिया 3। तो सबसे पहले बॉडमास में इसको भाग देंगे तो 9 5 45 और 12 5 60, ये 60 हो गया प्लस ये 5 हो गया, तो 60 5 65 माइनस 3 यानी 62। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 96 नंबर सवाल, कौन सा जो ऑप्शन है संख्या युग्म वह अलग दिखा रहा है, कौन सा एक अलग दिखा रहा है। सबसे पहले क्या करेंगे, 10 तिया 30 गुना 3, 10 तिया 30, इसको 3 बार में गुना करेंगे और 3 से जोड़ देंगे तो 33, इसको 2 का 3 से गुना करेंगे 2 तिया 6 और 3 जोड़ देंगे तो 9, ये भी सही है। 6 तिया 18 और 3 जोड़ देंगे तो 21, ये भी सही है। 8 तिया 24 और 3 जोड़ेंगे तो 27 हो रहा है, 29 नहीं हो रहा, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 97, 189 को 532 कहा। अच्छा, इससे ये गया, फिर इससे ये आगे हम लोग बीच वाला क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हाँ 189 है, तो 189 को अगर हम 3, कितना अंतर बता रहा है यहाँ पर, 343 का अंतर बता रहा है। ठीक है, 343 क्या है, 7 का क्यूब है। ठीक है, अब 532 को 316 कहा, 532 में 316, तो 216 घटेगा तब ना, 100 अगर घटेगा तब 216 हो जाएगा। 316 अगर है तो 316 को अगर हम फिर लिखेंगे कितना, इधर 7 का, फिर
उसके उसके बाद क्या हो जाएगा 5 का क्यूब, तो 5 5 25, 25 5 125, 125 हो गया। तो 125 जो आपका जोड़ देंगे किससे 316 से, तो 6 5 11 1, 2 और 1 3 1 4, 3 और 1 4, 441। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल 98 नंबर। जेएस अनिल से उतना ही छोटा है जितना प्रशांत से बड़ा है। यदि अनिल और प्रशांत की आयु का योग 48 साल है तो जेएस की आयु क्या हो जाएगी। सबसे पहले क्या करें, माना कि जेएस की आयु जो है आपका एक्स मान लेते हैं, ठीक है। अब अनिल की आयु क्या हो जाएगा, अनिल की आयु क्या हो जाएगा, एक्स में उतना ही जोड़ेंगे जितना प्रशांत की आयु में एक्स घटा देंगे, ठीक है। वही तो बोल रहा है, जितना अनिल उतना ही बड़ा है जितना अनिल और प्रशांत दोनों के अनिल जेस से उतना ही छोटा है जितना प्रशांत से बड़ा है, ठीक है। अब क्या हुआ, दोनों को जोड़ देना, यानी अनिल और प्रशांत का योग जो है आपका 48 है, यानी x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इजिकल टू हो जाएगा 48। ये प्लस माइनस कट गया तो बचेगा सिर्फ 2x बराबर 48, तो x बराबर क्या हो जाएगा 24। तो 24 यानी x यानी जेस का उम्र क्या था 24। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 2 24 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 99 नंबर सवाल। सबसे पहले बता रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में से अनुक्रम रखा जाए तो समस्या जो है आकृतियों के बाद 4 उत्तर आकृतियों में से कौन आकृति आ जाएगा, ठीक है। इनमें से कौन जो है आकृति आ जाएगा। तो देखा जाए तो ये n जो है आपका त्रिभुज के अंदर n, त्रिभुज के अंदर डॉलर, ये ऑलरेडी एगो है, सॉरी विरित के अंदर, मतलब विरित के अंदर जो है वर्ग, विरित के अंदर वर्ग, विरित के अंदर वर्ग, यही 4 वाला गलत लग रहा है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चलिए बहुत ही ज़बरदस्त है सवाल, वो भी रीजनिंग का। d@9 n है, एट द रेट में क्या बोला है, ए बी की पुत्री है, यानी डी एन की पुत्री है, डी जो है एन की पुत्री है। उसके बाद फिर एट द रेट में ए बी की पुत्री है, यानी एन एच की पुत्री है, एन जो है एच की पुत्री है। एंड में बोल रहा है ए बी का पति है, यानी एच वाई का पति है, एच जो है ना वाई का पति है, वाई लेडीज हो गया, एच पति हो गया, ये दोनों पति पत्नी है। फिर एट द रेट हो गया, यानी एट द रेट का मतलब ए बी की पुत्री है, यानी वाई एफ की पुत्री है, वाई जो है ना एफ की पुत्री है, ठीक है। अब बोल रहा है परसेंटेज में क्या बोला है, ए बी की पत्नी है, यानी एफ भी की पत्नी है, एफ जो है ना भी की, एफ जो है भी की पत्नी है, ये पत्नी हो गया, ये पति हो गया, ये पत्नी हो गया, एफ पत्नी है, ठीक है। अब बोल रहा है कि भी का एच से क्या संबंध है, भी का मतलब भी सुनेगा, एच से क्या संबंध है, तो एच इसको क्या बोलेगा, तो एच इसको क्या बोलेगा, अपना पत्नी का पिता यानी ससुर बोलेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए सवाल खत्म हो गया है, 100 सवाल यहाँ सब थी प्रैक्टिस सेट के रूप में, सारे जो हम लोग ज़बरदस्त एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ लिए। थैंक यू सो मच गाइज, यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो रेलवे की तैयारी कर रहा है कम से कम उसको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।